नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। और दोस्तों हम लोग सीटेट मैथमेटिक्स यानी कि गणित के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पिछली क्लास में हम लोगों ने जो सिलेबस है उसको कवर कर लिया है। देखिए, सिलेबस के अतिरिक्त कभी कभी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसको भी हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करके कवर कर लेंगे। उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। टॉपिक वाइज हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। आज से हम लोग कह लीजिए कि जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र हैं उनके प्रश्नों को हम दोहराएंगे और क्वेश्चन कैसे कैसे आए थे एग्जाम में, कैसे कैसे बने थे, उनको देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम आपको लेटेस्ट यानी कि जो 2026 में एग्जाम हुआ है वहां से शुरू करते हैं और पूरे प्रश्न पत्रों को हम अच्छे से देखेंगे। देखिए, तो आज जो हम बात करेंगे ये हमारा है जो अभी आपका एग्जाम हुआ था 2026 में। फरवरी में हमारा एग्जाम हुआ था, लेकिन एक पेपर आपका कैंसिल हो गया था और ये बाद में मार्च में कंडक्ट कराया गया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे 2026 मार्च में जो एग्जाम हुआ था उस पेपर को सॉल्व करेंगे और उसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे लगा देंगे। देखिए ध्यान समझिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि निम्न पैटर्न में अगली दो संख्याओं का योग क्या है? 13, 17, 19, 23, 29। अच्छा देखिए, 13 के बाद 4 17 आया, 17 के बाद 2 19 आया, 19 4 23 आया, 23 के बाद 29 आ गया। क्या पैटर्न है? अगर आप गौर करेंगे, देखिए 13, 17, 19, 23, 29 ये सब की सब अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याओं के क्रम को आगे बढ़ाना है और दो संख्याओं का आपको योग निकालना है। अगर हम 29 की बात करें, 29 के बाद हमारा आता है 31 जो कि अभाज्य संख्या है। 32 33 नहीं होगा, 33 3 से कट जाएगा। इसके बाद जो अगली अभाज्य संख्या आएगी वो 37 आएगी। इन्हीं दोनों का हमसे योग पूछा है, आप जोड़ दीजिए। इसका योग आ जाएगा 68 और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? सिंपल, बस पैटर्न को आगे बढ़ा के हमें सॉल्व कर देना था। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। त्रिभुज ABC में भुजा BC और BA को क्रमशः D और E तक बढ़ाया गया है। अच्छा देखिए, सिंपल कह रहा है कि एक त्रिभुज है भैया, ओके, एक त्रिभुज है ABC। अब कह रहा है इसमें कि भुजा BC और BA को क्रमशः D और E तक। देखिए BC को D तक बढ़ाया गया और BA को E तक बढ़ाया गया है। ठीक है, इतना कह दिया। अब कह रहा है कि ACD बराबर 120 अंश, ACD बराबर 120 अंश दिया हुआ है। CAE बराबर 130 अंश, इसकी वैल्यू दिया हुआ 130 अंश। हमसे कह रहा है आप बताइए ABC की माप, हमसे ये पूछ रहा है ये। अब जरा गौर कीजिए, अगर इस त्रिभुज में हमें ये कोण मिल जाए, हमारा काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको ज्यामिति पढ़ाई थी, ये देखिए ये एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा का पूरा कोण कितना होता है? 180 होता है। अगर इसका ये सेक्शन 130 है और ये पूरा 180 है, तो अब आप बताइए कोण BAC क्या हो जाएगा? कोण BAC क्या हो जाएगा? 180 में से अगर 130 को हम माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा। सिंपल सी बात है। सेम चीज यहां पर देखिए, ये एक ऋजु रेखा है, सरल रेखा है। तो कोण BCD कह लीजिए, सॉरी A कह लीजिए या ACB। तो कोण ACB कितना हो जाएगा? 180 में से 120 को माइनस कर देंगे, 60 आ जाएगा, यानी कि ये कोण आ गया 60। अब जरा गौर कीजिएगा, त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का योग 180 होता है। हमारे पास क्या है? 50 प्लस कोण ABC का मान नहीं है और दूसरा कोण है 100 प्लस 60 बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। ABC बराबर हो जाएगा ये 110 बराबर 180। कोण ABC बराबर हो जाएगा 180 माइनस 110 यानी कि 70। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे के सवाल को हम सॉल्व करते हैं और उसको बनाने का प्रयास करते हैं। सिंपल है, बस आपको ध्यान देना है, चीजों को रख देना, आंसर आपका आता जाएगा। हाँ,
अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, जरा गौर कीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है कि यदि 1001 गुणे 121 बराबर 11 गुणे 12111 माइनस 275 डैश, तो रिक्त स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। अच्छा, सवाल कह रहा है कि 1001 गुना 121 बराबर 12111, अच्छा 11 है, सॉरी, पहले 11 गुणे 12111 और फिर माइनस 275 गुणा, यहाँ पे खाली जगह है। ठीक है, देखिए सवाल को जरा आप गौर से समझिएगा, सवाल को जरा समझिएगा, देखिए क्या कहना चाहता है। देखिए कह रहा है कि 1001 गुणा 121 बराबर 11 गुणे 12111 माइनस 275 गुणे डैश। अब ये डैश की जगह पे क्या आएगा, आपको यही बताना है, जरा ध्यान दीजिए। देखिए अगर हम इसकी जगह मान लेते हैं x, हमें यही निकालना है। 1001 और 21 का हम गुणा करते हैं, 121 का। देखिए 121 का 1 में गुणा करेंगे तो 121 ही आएगा। एक यहाँ पे हम लिख देंगे हासिल के, मतलब पूरा 12 हासिल हो गया। 1021 का 0 में करेंगे गुणा तो 0 आएगा, तो 12 हासिल आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, तो उसको गुणा करके हम लिख देंगे, तो पूरा हमारा आ जाएगा 121 12 121। ठीक है, 121 गुणे 121 कितना आ जाएगा, 12121। और इधर गुणा करेंगे आप आपका, तो ये आ जाएगा 13032 और 21 एकम 21, यानी कि आपका 11। ठीक है, तो पूरा आ जाएगा ये माइनस 275 गुणा x, यही है। देखिए माइनस है, इसको इस तरफ लेके जाइए और इसको इस तरफ लेके आइए, तो 275 x बराबर 133221 माइनस 121121। 275 x बराबर, इसमें घटाइए, देखिए 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1 और 1 में से 1 गया 0, यानी कि 1200 आ गया। 12 मतलब 12100 आ गया। कितना, 12100। अब इसको सिंपली देखिए, थोड़ा सा लेंदी है, बस भाई इजी, केवल गुणा भाग करना था, इसको भाग दीजिए, आपका आ जाएगा 44। तो आपका सही उत्तर कितना हो जाएगा, 44। सही उत्तर कितना हो जाएगा, 44। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको प्रैक्टिस कराने से पहले मैंने इसको किया हुआ है अच्छे से, ताकि आपकी गलती ना हो, तो चीजें हमको ध्यान है, आप इसको इजी आसानी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया आपका, इसका कितना उत्तर जाएगा, 44। देखिए बस केवल कैलकुलेशन लंबी है, बाकी सवाल में कुछ दम नहीं है, केवल गुणा भाग का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है 34 नंबर, यदि 3024 बराबर p पावर 4 q पावर 3 गुणे r, जहां पे p q r अभाज्य संख्याएं हैं। अच्छा, तो 3p माइनस 5q प्लस r का मान क्या होगा। अब देखिए यहां पे आपको फंसा रहा है, कह रहा है कि 3024 बराबर p पावर 4 है, और क्या है भाई, गुणे q पावर 3 है, और गुणे r है। ठीक है, यही है, हाँ यही है। अब आपसे कह रहा है कि आप मान बताइए 3p माइनस 5q प्लस r, इसका मान आपको बताना है। कैसे बताएंगे, जरा गौर कीजिएगा। देखिए अच्छा, अगर इसके बराबर ये आया है, तो पहले हम 3024 का क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, गुणनखंड। देखिए 2 से काटेंगे इसको, तो 2 एकम 2, 2 पचे 10, और ये आ जाएगा आपका 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 सते 14, 2 पचे 10, 2 छक्के 12। फिर इसको 2 से काटेंगे तो देखिए 2 तियां 6, 2 सते 14 और 2 अठे 16। फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अठे 16, दोनों 18। अब नहीं कटेगा। 3 से काटेंगे इसको तो 3 छक 18, 3 तिया 9। इसको फिर 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, और सॉरी 3 दूना 6, 3 एकम 3। फिर 3 से काटेंगे, 3 सते 21, और फिर 7 से काटेंगे। तो क्या आया, जरा आप गौर कीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, 3024 का जब हमने गुणनखंड किया, तो देखिए 1 2 3 4, 2 घाते कितना आया, 4, 3 घाते कितना आया, 3, और 7 घाते कितना आया, 1, यही आया। अरे भाई आप गुणनखंड से देख लीजिए। ठीक है, अब जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कहा था p घाते 4 है, यहाँ पे 2 घाते 4 है, यानी कि p की जगह पे वैल्यू आ गई 2 माइनस 5।
3 घाते 3 है, क्यू घाते 3 है, यानी कि क्यू की वैल्यू आ गई 3 प्लस 7 घाते 1 है, आर घाते 1 है, यानी कि आर की वैल्यू आ गई 7। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। 3 गुना 6, 5 या 15 प्लस 7, 7 और 6 13 माइनस 15, यानी कि सही उत्तर आपका आ जाएगा -2। ठीक है, केवल आपको यही गुणनखंड करना था और केवल वैल्यू रख देनी थी, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा सवाल नंबर 34 या कह लीजिए इसके हिसाब से चौथा सवाल। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि बहुत ही मस्त सवाल है। क्या कह रहा है, यदि किसी बहुलकी के फलकों और किनारों की संख्या क्रमशः 5 और 8 है तो शीर्षों की संख्या बताइए। अच्छा देखिए, फलक की संख्या कितनी है 5, किनारा यानी एज की संख्या कितनी है 8, यही बोला है। हाँ यही बोला है। आपसे कह रहा है शीर्ष बताइए, मतलब वी वर्टेक्स बताइए। तो आयलर फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, बार बार बताया था कि यहां से सवाल आता है। देखिए आया है, लेटेस्ट में आया है। आयलर फॉर्मूला होता था आपका एफ प्लस वी माइनस ई बराबर 2। बस सारी वैल्यू रख दीजिए। इसके जगह पे 5, इसका वैल्यू निकालना है, इसकी जगह पे 8 बराबर 2। अब देखिए, अब अगर इसको इसको माइनस करेंगे, -8 में से 5 जाएगा तो -3 बच जाएगा बराबर 2। इसको इधर लेके आइए, 2 प्लस 3 यानी कितना आ गया 5। शीर्षों की संख्या कितनी आ जाएगी 5। तो सही उत्तर आपका कितना हो जाएगा 5। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 5। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसे ही सवाल आएंगे, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आराम से अच्छे नंबर पा जाएंगे। अगला सवाल है 36 नंबर। क्या कह रहा है, देखिए समझिएगा। यदि 112 इकाई प्लस 12,000 माइनस 11,012 बराबर बॉक्स गुणे 25 है तो बॉक्स के स्थान पे क्या आएगा। देखिए बात समझिए, आपसे कह रहा है कि 112 इकाई, ठीक है चलो ओके, प्लस कह रहा है कि 12,000, ये भी सही है, चलिए अच्छी बात है। फिर आपसे कह रहा है कि इसके बाद कह रहा है माइनस, अच्छा -11,012 बराबर ये बॉक्स बनाया हुआ है और बॉक्स बना के ये गुणा दिया है। कह रहा है कि ये बॉक्स की वैल्यू आप बताइए। कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बार बार समझाया है। इकाई मतलब 1 से गुणा एक। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है 12,000, 12,000 मतलब 12,000 मतलब 1000 से गुणा, और ये माइनस के रूप में कितना है 11 12, यहाँ पे बॉक्स गुना 25। गौर कीजिए, देखिए 112 आ जाएगा प्लस ये 12,000 आ जाएगा माइनस ये 11 12 बराबर ये बॉक्स और 25 का गुना। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 12,112 माइनस 11,012 बराबर ये बॉक्स गुना 25। अब इसमें से इसको माइनस कर दिए। देखिए माइनस करेंगे, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 जाएगा 1 बचेगा, 2 में से गया तो 1 बचेगा और ये 0 हो जाएगा, यानी कि 1100। और ये बॉक्स गुना 25, बॉक्स की वैल्यू निकालनी है तो बॉक्स बराबर हो जाएगा 1100 बटे 25। भाग दीजिए, देखिए 25 चौका 100 और 10 बचेगा, 25 चौका 100 44। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 44। कितना हो जाएगा 44, यानी कि 44 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो कि हमारा था प्रश्न नंबर 36। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न को हम समझते हैं। देखिए इजी था, बस हमें कैलकुलेशन करना था। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है समझिए। हाँ कह रहा है कि 21, 36 और 66 का एलसीएम निम्न में से किसका गुणज नहीं है। अच्छा अब बात को समझिए, कह रहा है कि पहले 21, 36 और 66 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, इनमें से किसका गुणक नहीं है। अब इस सवाल को लगाने के लिए पहले हमें 21, 66 और 36 का क्या निकालना पड़ेगा, लसा निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए लसा थोड़ा सा आप अगर इन तीनों का लसा निकालेंगे तो देखिए हम आपको दिखाते हैं कैसे लसा निकलता है। 21 बराबर हो जाएगा 3 गुणे 7, 3 7 21। 36 बराबर हो जाएगा 2 दूना 4,
4 तिया 12, 12 तिया 36 और 66 का हो जाएगा 2 तिया 6 और 11 छक्के 66। एलसीएम की बात करें तो आपको सभी को लिखना है रिपीट किए बगैर। देखिए यहाँ पे 2 ठो 2 है तो 2 दूना 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 सत्ते कितना हो जाएगा आपका 6 सत्ते 42 और 36 सत्ते गिना ना 36 सत्ते देखिए 6 सत्ते 42 और 7 तिया 21 4 25 गुने 11। इसका करेंगे तो देखिए 11 दूना 22, 11 पच्चीस 55 और 2 57, 11 दूना 22 5 27 इतना आएगा 2772। अब 2772 को हमें चेक करना है कि इनमें से किन किन संख्याओं से कट जाएगा, ठीक है। और हमें वो ढूंढना है जिनसे वो ये नहीं कटता। जैसे देखिए बात करिए 42, तो 42 से ये संख्या कट जाएगी, ठीक है। क्यों कट जाएगी? क्योंकि देखिए इन्हीं से ये आया है ना, तो 21 और 42 तो ये है 21 गुना 42, तो 42 से तो कट जाएगा, तो 42 आंसर हमारा नहीं होगा। इसके बाद चेक करते हैं हम 28, जब 42 से कट गया तो 7 देखिए 7 यहाँ है, 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 से भी कट जाएगा तो ये भी संख्या नहीं होगी। अगला है हमारा 52। अब चेक कर देखिए 42 के बाद हमारा अगला कौन सा है? 52 है, ठीक है। नहीं कहाँ गया यार, सवाल गलत दिख रही है क्या? 28 44, हाँ ठीक है। देखिए 28 हो गया। अच्छा अगली संख्या हमारी है 63। अगर हम बात करें 63 की तो देखिए ये आपका एक 42 से कट गया, 28 से कट गया। अच्छा सॉरी अगली संख्या हमारी है 44, 44 से भी कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? देखिए 11 है, 11 चौके 44। अब अगला संख्या आता है आपका 72। 72 ही वो संख्या है जिससे जो इसका गुणज नहीं है, या 72 से ये संख्या नहीं कटेगी। क्लियर? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 72। कैसे किया हमने आपको समझा, ध्यान समझिए। भाई पूछा था 42 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, क्योंकि 42 का गुणज यहाँ है देखिए 7 या 21 है, 21 दूना 42 तो कट जाएगा, 28 से भी कट जाएगा, 44 में देखिए 11, 11 चौक 44, तो एलसीएम में ही है, क्यों नहीं कटेगा? तो कटेगा सिर्फ और सिर्फ किससे नहीं? 72 से। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 72। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ सवालों में देखिए हल्का आप दिमाग लगाएंगे तो बगैर भाग दिए भी आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है कौन सा है भाई? 38 नंबर। देखिए कितना बढ़िया सवाल है और कितना बढ़िया आपसे क्या कह रहा है, समझिएगा। कह रहा कि 8 पेनों का मूल्य 116 रुपए है, 15 पेंसिलों का मूल्य 67.50 है, सुरभि के पास 200 का नोट है। यदि वह 6 पेन तथा 8 पेंसिल खरीदती है तो उसके पास अब कितने रुपए बचेंगे? अच्छा पहले बात को समझिए। 8 पेन की वैल्यू कितनी है? 116 रुपए। तो एक पेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिंपल है, 116 बटे 8 कर दीजिए आप। यही ना करेंगे? देखिए तो 8 एकम 8, 8 चौक 32 दशमलव इतना, ठीक है। आपका आ जाएगा 114 मतलब 14.5। अब कह रहा है कि एक पेंसिल, ठीक है, ये तो पेन हो गया ना, चलिए हम इसको पी लेते हैं केवल, ठीक है, पीसी। एक पेंसिल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या लिखा है कि 15 पेंसिल का दाम 67.5 है, तो बटे 15 कर देंगे। यही ना करेंगे भाई? तो कितना आपका आ जाएगा यहां से आपका आ जाएगा 4 भाग देंगे तो 15 चौके 60 और 4.5 कितना आ जाएगा? 4.5 रुपए। अब आपसे कहा है 6 पेन का प्लस 8 पेंसिल, 6 पेन, हाँ 8 पेंसिल का दाम बताइए। देखिए 6, एक पेन का दाम था 14.5 प्लस 8 पेंसिल, एक पेंसिल का दाम है 4.5 रुपए, भाग दीजिए, गुणा कर दीजिए। देखिए 6 पच्चे 30, 6 चौके 24, 2403, 27, 6 कम 6 2 8, 87 रुपए यहां से आ गया, प्लस 8 पंजे 40, 8 चौक 32 और 4 36, 87 और 36 आ गया तो कितना हो गया? 7 6 13, 8 3 11 12, 123 रुपए। उसका पूरा खर्चा हुआ 123 रुपए। उसके पास 200 रुपए का नोट था, तो कितना पैसा उस पास बचेगा? माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 6
3 आ जाएगा और इधर से आ जाएगा आपका 9, 9 में से दोगे 7, देखिए 9, 9 में से दो गया 7, 123 में से सॉरी सॉरी क्या घटाना नहीं आ रहा है धैर्य। देखिए 7 और इधर से बचेगा आपका 7, 77, 77 रुपए उसके पास शेष बचते हैं। कितने? 77 रुपए। तो आपका इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 77 रुपए। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 39, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, किसी आयताकार डिब्बे की आंतरिक लंबाई चौड़ाई क्रमशः 12, 10 और 7 सेंटीमीटर है। 6720 सेंटीमीटर के घनों को पैक करने के लिए ऐसे कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? तो मैंने आपको बार-बार बताया है, ऐसे सवाल जब भी आए तो छोटे वाले का आयतन निकाल के बड़े वाले आयतन में भाग कर दीजिए। तो भैया जो डिब्बा है, एक जो डिब्बा है उसका आयतन क्या हो जाएगा? उसका आयतन क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 840 सेंटीमीटर क्यूब। टोटल जो आयतन दिया है वो दिया है 6000, यही ने दिया है 6720, यही दिया है, हाँ, सेंटीमीटर घन। ठीक है, तो पूछा टोटल डिब्बा, तो सीधा आपको क्या करना है, डिब्बों की संख्या बराबर बड़े वाले में छोटे वाले का भाग कर दीजिए। कट गया ये। और अगर आप इसको देखें तो ये आपका 84 आया। अगर इसको 2 से काटे, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 से काटेंगे तो 42 आ जाएगा। 7 से काटिए तो 7 चौक 28, 5 बचा, 7 अठे 56 और ये 7 छंग 42। 6 से काटिए, 6 अठे 48। कितने डिब्बे चाहिए? 8। ऐसे 8 डिब्बे चाहिए पूरे घन को पैक करने के लिए। ठीक है, क्या करना है, बस केवल बड़े वाले में से हमें छोटे वाले को भाग कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है 46 नंबर, जरा गौर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो गलत है उसको खोजिए। पहला, 2 न्यून कोणों का योग एक ऋजु कोण के बराबर हो सकता है, यही गलत है। देखिए कैसे, पहले बात समझिए। ऋजु कोण का मतलब होता है 180, 180, और न्यून कोण का मतलब होता है 90 से कम। अब देखिए 90 से कम मतलब बहुत मैक्सिमम लेंगे आप, मान लीजिए 8, 9 प्लस हमने 8, 9 ले लिया, इसको हमने जोड़ा तो 178 आया। आया इसके बराबर? नहीं आया। तो यही कह रहा है वो कि 2 न्यून कोणों का योग क्या ऋजु कोण के बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो पहला वाला ही हमारा ऑप्शन गलत है, यानी कि हमारे सवाल के हिसाब से जो पूछा था कौन सा सत्य नहीं है, पहला वाला ही सत्य नहीं है। तो 40 नंबर का ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अन्य को भी हम चेक कर लेते हैं क्या वो सही है या गलत है। देखिए कह रहा 2 न्यून कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अरे भाई 45 न्यून कोण है, 45 न्यून कोण है, क्या ये 90 नहीं हो जाएगा? ये तो बात सत्य है। तो ये हमें आंसर ये नहीं होगा। 2 न्यून कोणों का योग एक अधिक कोण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लीजिए 50 प्लस 60 कर दीजिए, 110 आ गया। अधिक कोण क्या होता है? 90 से ज्यादा, ये भी फॉलो कर गया। अगला है एक न्यून कोण और एक अधिक कोण ऋजु कोण के बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक हो गया न्यून कोण, एक हो गया अधिक कोण। ये देखिए ऋजु कोण के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। तो हमारा पहला कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, 2 न्यून कोण कभी भी ऋजु कोण के बराबर नहीं हो सकते। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए सवाल नंबर 41, कितना बढ़िया सवाल है, इसको जरा समझिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है। देखिए क्या कह रहा है, सवाल नंबर 41 देखिए कह रहा है, रवि सोनू को पिज्जा का 1/4 भाग देता है, शेष पिज्जा का 1/3 भाग प्रिया को देता है, शेष पिज्जा का अनु, बॉबी, सीमा या चीमा को बराबर भाग में बांट देता है। चीमा को पूरे भाग का कितना पिज्जा मिला है? अब देखिए कितना मस्त है। अच्छा, मान लीजिए रवि के पास ये एक पिज्जा था, इसने सोनू को कितना दिया? 1/4 दिया, तो शेष कितना बचा? 1 में से 1/4 चला गया, शेष बचा 3/4। अब इस 3/4 में से ध्यान दीजिएगा, जो शेष बचा है 3/4, इसमें से 1/4 दे दिया प्रिया को। अच्छा, इसमें से
प्रिया को कितना दिया भैया? प्रिया को दे दिया 1/4, मतलब 3/4 में से 1/4 दे दिया प्रिया को। तो अब शेष कितना बचा? क्या हुआ भाई? 1/4 दे दिया प्रिया को, तो 3/4 में से 1/4 माइनस कर दीजिए, शेष कितना बचा? 2/4 बराबर 1/2। कितना बचा? 1/2। अब कह रहा है कि इस 1/2 को उसने 3 लोगों में बांटा है, बराबर बराबर 3 लोगों में बांटा है। यही होता है, भाग कर दिया हमने। इसके नीचे 1 होता है। मैंने आपको बार बार बताया है कि भाग को जब हटाएंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। कितना उत्तर आ गया? 1/6। यानी कि 1/6 मिला है बॉबी को, 1/6 मिला है अनु को, 1/6 मिला है चीमा को। हमसे पूछा था कि चीमा को कितना मिला, तो चीमा को मिला है 1/6। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1/6। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 42। देखिए कितना बढ़िया सवाल है। सवाल नंबर 42 आपको केवल बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहा है, बट हम बनेंगे नहीं। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न सारणी विद्यालय ABC में एक सप्ताह भिन्न भिन्न दिनों में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या को प्रदर्शित करती है। सारणी का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अच्छा, सोमवार को 382 बच्चे आए, मंगलवार को 390, बुधवार को 405, बृहस्पतिवार को 411, शुक्रवार को 388। अब आपसे सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि मंगलवार और बृहस्पतिवार को उपस्थित कुल विद्यार्थियों की संख्या सोमवार और शुक्रवार को उपस्थित कुल विद्यार्थियों की संख्या से कितनी अधिक है। केवल जोड़ना घटाना है। चलिए बात करते हैं, मंगलवार और बृहस्पतिवार। अच्छा देखिए, ट्यूसडे प्लस थर्सडे, इन दोनों दिनों में कितने बच्चे आए थे? जोड़ दीजिए। देखिए 390 प्लस 411, टोटल आपका हो जाएगा 810। ठीक है, कितना हो गया? 801। ठीक है, हाँ 801 बच्चे। क्लियर हुआ? कितने बच्चे आए हैं? 801। वही हम बात करें मंडे और फ्राइडे की, मंडे प्लस फ्राइडे। यहां हम बात करें तो देखिए, मंडे को बच्चे आए हैं 382, फ्राइडे को बच्चे आए हैं 388। दोनों को आप जोड़ दीजिए तो पूरी संख्या हो जाती है 770। हमसे बोला है कि जो इस दिन बच्चे आए हैं इनसे कितना ज्यादा है। तो मंगलवार और बृहस्पतिवार को 801 बच्चे आए थे, सोमवार और कह लीजिए शुक्रवार को आए थे 770 बच्चे, माइनस कर दीजिए, सिंपल 31। 31 बच्चे ज्यादा आए हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 31। कितना हो जाएगा? 31। कितना हो जाएगा? 31। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल बस सारणी अध्ययन करिए। ठीक है, आपको बस बड़ा बड़ा सवाल देखिए कंफ्यूज करता है, बट हमें होना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल सॉल्व करते हैं। 43 नंबर क्या कह रहा है? अगला सवाल समझिए, 2002 को 101 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल 2201 को 102 से भाग देने पर शेषफल में कितना अंतर है? अच्छा मतलब अच्छा सोचिए, अंतर निम्न में किसके बीच स्थित है? वाह वाह वाह, कितना बढ़िया सवाल है। कह रहा है कि 2002 को 101 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल और 2201 को 102 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल में अंतर किसके बीच स्थित है? अच्छा चलिए बात करते हैं। 2002 को हम भाग करते हैं 101 से, एक बार जाएगा क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। 101 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा? 9 9 99, एक कट 2 हो गया। अब देखिए इसके बाद अगर हम बात करें, अगर 9 बार लेके जाएंगे तो 9 एक कम 9 0, 9 एक कम 9, कितना शेषफल आ जाएगा? 11 में से 9 गया, 2 बचा और यहाँ पे बचेगा 8। कितना शेषफल आया? 82। शेषफल कितना आया आप देख लीजिए, कितना आया? 82। अच्छा सॉरी 3 आएगा, सॉरी 3 आएगा, 12 है ना। ठीक है, कितना आया? 83। अब दूसरी बार कह रहा है कि 2201 में आप भाग करिए 102 से। करते हैं, देखिए 220 है, 2 बार लेके जाइए, कितना आ जाएगा? 204 आएगा। आएगा नहीं आएगा? ये हो जाएगा 16 और ये कट गया, ये बचा 1, 11 आ गया। अब इसको हम अगर 6 बार लेके जाएंगे तो देखिए 6 बार लेके जाएंगे तो 6 दूना 12, 6 0 0 1 हो गया, 6 एक कम 6 ज्यादा हो गया ना। तो हम इसको 5 बार लेके जाते हैं। कितनी बार? 5 बार। 5 दूना 10, 5 0 0 1, 5 एक कम 5, कितना आ जाएगा? देखिए 1 0 1, 101 आया। कितना आया? 101।
यहाँ पे 101 आया, यहाँ पे 83। बोला है इनका अंतर करिए। अंतर मतलब इनको घटाइए, तो इनको घटाने पे आएगा 24। लेकिन सवाल पूछा है कि किसके बीच पड़ेगा, तो बताइए 24 किसके बीच आएगा? 25 और 30 के बीच आएगा? नहीं आएगा। दूसरा 20 और 25, हाँ दूसरा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है, 20 और 25 के बीच आएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्या दिक्कत है बताइए? तो सवाल देखिए कभी भी बड़ा देख के मत भागा करिए, सवाल कहना क्या चाहता है उसको समझ के सॉल्व करेंगे, आसानी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा है देखिए दोस्तों, अगला सवाल है हमारा 45 नंबर, जिसको मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया था, लाइट कटने की वजह से बड़ी समस्या हो रही है, इसको हम एक बार आपको समझा देते हैं। देखिए सवाल कहा था हमसे, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब आपको चेक करना है। पहला लिखा है 6 दिनों में मिनटों की संख्या 2 सही 2/5 घंटे में सेकेंडों के बराबर है, क्या ये सही है? देखिए 6 दिन, एक दिन में 24 घंटे, और 24 घंटे एक घंटे में 60 मिनट, टोटल संख्या हुआ 8640। अगर वही हम बात करें 2 सही 2/5 घंटे में, एक घंटे में 3600 सेकेंड, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8640। तो पहला हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा कह रहा है 10 दिन में मिनटों की संख्या 120 घंटों में मिनटों के बराबर है। अच्छा, 10 दिन में, एक दिन में 24 घंटा, 24 घंटे में 60, एक घंटे में 60 मिनट, पूरा कितना आया? 14040। ठीक है, इसका आप गुणा करेंगे इतना आएगा। वही हम बात करें 120 घंटे में कितना मिनट, तो 120 घंटे में, एक घंटे में 60 मिनट, कितना आया? 7200। ये तो बराबर नहीं आया, ये गलत है। अगला कह रहा 2 घंटे में सेकंड की संख्या, तो 2 घंटे में सेकंड, एक घंटे में 3600 सेकंड, तो पूरा कितना हुआ? 7200 सेकंड। आगे बोला है 5 दिन में मिनट, 5 दिन, एक दिन में 24 घंटा, 24 घंटे में 60 मिनट, एक घंटे में 60 मिनट, तो टोटल कितने मिनट हुए? 7200। ये भी बराबर है, यानी कि पहला बराबर है, तीसरा बराबर है। चौथे की बात करें तो कहा है 5 दिन में घंटों की संख्या, एक दिन में 24 घंटा, पूरा 120, और वही 2 मिनट में सेकेंड, एक मिनट में 60, तो टोटल 120। तो आप देखिए संख्यात्मक वैल्यू चौथे की बराबर है, तीसरे की और पहले की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 3 और 4। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। देखिए तो हमने जब सॉल्व किया तो देखने में ये मिला कि दूसरा वाला मैच करना ही नहीं कर रहा है, बाकी सब बराबर है। हमसे पूछा था कौन कौन सत्य है, पहला, तीसरा और चौथा सत्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 46। अब यहां से सवाल आपको देखिए आ गया है शिक्षा शास्त्र का। क्या करा, ध्यान समझिए। प्राथमिक कक्षा के गणित के एक शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित समस्या हल करने के लिए दी। यदि एक खिलौना गाड़ी की कीमत 50 रुपए, तो ऐसी 25 खिलौना गाड़ियों की कीमत क्या होगी? एक विद्यार्थी ने जवाब दिया 10 गाड़ियां की होंगी 500, 20 गाड़ियां होंगी 1000 की, 5 गाड़ियां होंगी 250 की, तो कुल कीमत हुई 1250। ऊपर दी गई कलन विधि में विद्यार्थी द्वारा किस स्वतः शोध प्रणाली का उपयोग किया गया है? बात समझिए, योग का, अपघटन सहचर्य का, अपघटन पुनरावृत्ति समूहीकरण का, गुणन सहचर्य का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अपघटन पुनरावर्ती समूहीकरण का। मतलब बच्चे ने पूरी समस्या को कई भागों में बांट दिया, ये हुआ अपघटन। उसके बाद बता रहा है कि 10 का 500 होगा, फिर इसका इतना होगा, इसका इतना, टोटल जोड़ के इतना। मतलब पहले उसने तोड़ा और फिर उसको जोड़ दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अपघटन और पुनरावृत्ति समूहीकरण। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 47। कह रहा प्रत्येक अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, बिल्कुल सही बात है। कक्षा 6 के या कक्षा 6 में यह सिद्ध करने के लिए किस विधि का पालन सबसे उपयुक्त है? देखिए अगर आपको संख्याएं बतानी है कि बेटा देखो 2 गुणनखंड होता है, आप क्या बताएंगे? आप एग्जांपल देंगे, देखिए 13, 13 किससे कटता है? बेटा देखो 13 कटता है 13 और 1 से, और इसके बाद देखो बेटा 11, 11 और 1 से कटता है। 23 बेटा 23 और 1 से कटा है। देखो सब के सब 2 से कट रहे हैं ना,
तो अभाज्य संख्याएं के दो गुणनखंड होते हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप दे रहे हैं उदाहरण, तो आप उदाहरण दे के समझा रहे हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका इसका होगा आगमन विधि, क्योंकि आगमन विधि में ही उदाहरण से चीजें समझाई जाती हैं। तो जिस सवाल में जिस तरीके में जब उदाहरण देके तथ्य समझाए जाए उसे हम कहते हैं आगमनात्मक या आगमन विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 48। यदि एक रेखा, ये सवाल समझिए, बहुत जबरदस्त सवाल है, इसको ध्यान समझिएगा। क्या कह रहा है, यदि एक रेखा तीन रेखाओं के अनुप्रस्थ है तो कितने कोण बनेंगे। अच्छा देखिए, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, इनको ट्रांसवर्सल एक रेखा काट रही है तो कितने कोण बनेंगे। ध्यान से देखिएगा, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो टोटल 12 कोण बनेंगे। और इसका बिल्कुल सही आंसर ये है भी। ठीक है, तीन रेखाएं थी, इनको एक ट्रांसवर्सल मतलब जो रेखा काटते हुए निकल जाती है तो निकली, उसके बाद हमने देखा टोटल 12 कोण बनते हैं और इसका सही उत्तर भी 12 होगा। क्लियर। प्रश्न नंबर 49 क्या कह रहा है, देखिएगा। प्रश्न नंबर 49 कह रहा है, मल्टी बेस अंक गणित ब्लॉक MAB गणितीय हस्त कौशल सामग्री का आविष्कार किसने किया, जिनका उपयोग विद्यार्थी द्वारा संख्या बोध निर्माण, जोड़, स्थानीय मान, गिनती को समझने के लिए किया जाता है। जोल्टन, डीन्स, वेन हिले, हैंस फाइन डेथल, मैगडिल, लैम्पर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा डीन्स ब्लॉक। इस जो ऑप्शन दिया है आपका मल्टी बेस अंकगणित ब्लॉक, इसका दूसरा नाम डीन्स ब्लॉक है और मैंने इसके विषय में आपको थ्योरेटिकल क्लास में बताया था। सोचिए कितना इंपॉर्टेंस है, 2026 में आया हुआ है। तो एक भी अगर आप क्लास मिस नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आप बेहतर स्कोर करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉल्टन डीन्स। पहला नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा भैया, जॉल्टन डीन्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 50। इसको जरा गौर से समझिएगा। कह रहा है कि एक विद्यार्थी व्यवकलन पर दी गई समस्या को निम्नलिखित तरीके से हल करता है। अच्छा भैया, 604 को वो हल कर रहा है, इसमें से घटा रहा है 84 और 86, और इसको उसने लिख दिया है 524। तो आपको बताना है, क्या बताना है, विद्यार्थी द्वारा दिए गए समान के आलोक में सबसे उपयुक्त विकल्प आप चुनिए। पहला, विद्यार्थी ने असावधानीवश एक त्रुटि की है। विद्यार्थी ने त्रुटि तो की ही है, क्या ये सही है। विद्यार्थी ने योग की कलन विधि को व्यवकलन तक अति विस्तारित किया है, क्या ये गलती की है विद्यार्थी ने। विद्यार्थी नहीं जानता दो संख्याओं का व्यवकलन कैसे करना है, अगर नहीं जानता तो इतना कैसे कर देता। अगली बात, विद्यार्थी ने इकाई और दहाई दोनों स्थानों को 10 की तरह पुनर्समूहित किया है, क्या ये सही है। अब आप गौर कीजिएगा, देखिए बच्चे ने क्या किया, 6 में से 4 14 में से 6 को घटा के 4 लिखना था, बट इसने ऐसा नहीं किया। इसने क्या किया है, इसने ये मान लिया कि हम 4 में से जब 6 को घटाएंगे, या इसको देखिए अगर गौर करिए आप, इकाई की जगह पे गलती उसने किया ही किया है, साथ ही साथ उसने दहाई पर भी गलती किया है, लेकिन सैकड़े की वैल्यू उसने बिल्कुल सही लिखा है। तो बच्चे ने इकाई और दहाई वाले प्लेस पे गलती की है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। विद्यार्थी ने इकाई और दहाई दोनों स्थानों को 10 के स्थान पे पुनर्समूहित कर दिया है, यानी कि यहाँ उसने इकाई दहाई की समझ नहीं लगाई और अपना सवाल गलत कर दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते। देखिए सवाल को थोड़ा अगर गौर करेंगे ना तो आराम से लॉजिकल तरीके से आप कर पाएंगे। अगला है पाई की अनंत श्रृंखला की खोज की। देखिए जैसे शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट जी ने, वैसे ही पाई की अनंत श्रृंखला की खोज की थी रामानुजन, हमारे भारतीय ही थे गणितज्ञ रामानुजन जी ने पाई की अनंत श्रृंखला की खोज की थी। तो नया क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामानुजन। अगला है प्रश्न नंबर 52। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी व्यापक और निरंतर मूल्यांकन के बारे में भ्रांतियां हैं। भ्रांतियां मतलब होता है गलतियां। तो भैया कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कि सीसीई के बारे में देखी जाती हैं या मानी जाती हैं। चलिए समझते हैं। पहला, सीसीई प्राप्तांकों को ग्रेड में परिवर्तन करने के अलावा और कुछ नहीं है। ये तो गलत बात है भाई, सीसीई ऐसा कुछ नहीं है, निगेटिव पॉइंट हो गया। यही तो पूछ रहा है क्या क्या भ्रांतियां हैं, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा,
बच्चों के अधिगम में आकलन के लिए शिक्षकों को प्रतिदिन गृह कार्य देना पड़ता है, ऐसा भी नहीं है। गृह कार्य देना आवश्यक नहीं है, ये सीसीई का काम नहीं है। अगला, यह गणित में तनाव चिंता को कम करता है, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है। सीसीई में आकलन शिक्षण और अधिगम का हिस्सा होता है, ये भी सही है। तो तीसरा और चौथा तो सही है। पहला और दूसरा ही भ्रांतियां है। भ्रांतियां मतलब उसमें गलत फहमी है कि ऐसा भी होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड, सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि तीसरा नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भ्रांतियां मतलब होता है कि क्या कंफ्यूजन है, क्या सीसी ऐसा होता है कि बच्चों को रोज गृह कार्य देना है, बिल्कुल नहीं। क्या ऐसा सीसी होता है कि बच्चों को उनके सीसी का ग्रेड बढ़ाने के लिए काम करना हो, कुछ नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, देखिए इस सवाल थोड़ा सा आपका बाल विकास से है, बस समझ जाएंगे आप। मधु तर्कपूर्ण विवेचन करने लगी है और संरक्षण पर आधारित क्रियाओं का मनोगत करने लगी है। जीन पियाजे के अनुसार मधु संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पे? देखिए जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। पहला उन्होंने बताया था संवेदी अवस्था, या उसे कहते हैं इंद्रिय जनित अवस्था, जिसमें बच्चा केवल इंद्रियों से सीखता है, सुन के, देख के, इन सब चीजों से। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा अपने पूर्व अनुभवों से सीखता है। तीसरा है मूर्त, जिसमें बच्चा तर्क करके सीखता है। तो यहाँ पे मधु तर्क कर रही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चौथा आपका होता है अमूर्त अवस्था, उसमें बच्चा कल्पना करता है, नए नए थॉट्स लाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका तर्क वाला। प्रश्न नंबर 54 क्या कह रहा है समझिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है यदि एक कमीज का मूल्य 800 रुपए है और दुकानदार उसे कटौती पर 16% पर बेचता है, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? कक्षा 6 के 2 विद्यार्थियों ने इसे निम्न तरीकों से हल किया। पहले बच्चे ने हल किया विक्रय मूल्य बराबर 800 माइनस 800 का 16%, फिर उसने लिखा है 800 माइनस 80 प्लस 48 और करके सॉल्व करके 672 आंसर ला दिया। दूसरे वाले ने क्या किया है, 800 का 16% उसने कैलकुलेट किया है, फिर लाया है और इसको उसने माइनस करके आंसर निकाल दिया है। तो अब आपको बताना ये है कि निम्नलिखित में से दोनों का तरीका या दोनों का उपयुक्त है या नहीं है। पहला, विद्यार्थी 1 2 दोनों ने उपयोग की गई गणित की प्रक्रियाएं सही हैं, परंतु विद्यार्थी 1 द्वारा उपयोग की गई प्रक्रिया को परीक्षा में उपयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जब दोनों तरीका सही है तो आप उपयोग क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। दोनों का आंसर सेम आया है और दोनों ने बिल्कुल सही तरीके से लगाया है, जरा भी गलती नहीं की है। अब देखिए, तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि उसने लिखा है परीक्षा में उपयोग नहीं कर सकते। दूसरा, विद्यार्थी 1 द्वारा प्रक्रिया गलत है, नहीं, ऐसा नहीं है। विद्यार्थी 1 और विद्यार्थी 2 दोनों के द्वारा उपयोग की गई गणितीय प्रक्रियाएं सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। दोनों का तरीका सही है, दोनों का हम एग्जाम में यूज कर सकते हैं और दोनों के तरीकों पे कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 55 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या आकलन के एक साधन के रूप में उपख्यानात्मक रिकॉर्ड के लिए सही नहीं है? अच्छा, क्या सही नहीं है? पहला, एक बच्चे की प्रगति लिखित टिप्पणियों को संदर्भित करता है जो शिक्षक शिक्षिका दैनिक आधार पर रखता है, ये होता है। देखिए, व्याख्यात्मक प्रगति में बच्चे की जानकारी होती है। अगला, अनेक मनोरंजन कक्षाई घटनाओं को सम्मिलित करता है, ये भी होता है। ये बच्चे के चुने हुए सर्वश्रेष्ठ कार्यों का संकलन है, ये भी होता है। एक बच्चे के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन संबंधित वर्णनात्मक रिकॉर्ड नहीं, ये काम पोर्टफोलियो का होता है। देखिए, बच्चे ने जीवन में क्या कर रहा है, क्या क्या उपलब्धि हासिल की है, ये काम पोर्टफोलियो फाइल में होता है। लेकिन उसका व्यवहार कैसा है, कक्षा में कैसे बिहेव करता है, आज उसने क्या अचीव किया, ये आपका होता है उपव्याख्यात्मक रिकॉर्ड, जो कि मैंने आपको साइकोलॉजी में बताया, सॉरी शिक्षा शास्त्र में बताया था। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 56 क्या कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर बल नहीं देती, किस पे बल नहीं देती? अवधारणात्मक समझ पे बल देती है, अनुभव आधारित इस पे देती है, क्रियाकलाप इस पे देती है, रट कर याद करने में इस पे तो कोई बल नहीं देता। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है? पहला, हिंदू अरबी संख्यान न्यूमरेशन प्रणाली स्थानीय मान की अवधारणा पे आधारित है जो 10 को आधार बेस पे उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ जो संख्याएं हैं इकाई दहाई सैकड़ा में चलती हैं और 10 की वैल्यू पे चलती हैं, तो 10 आधार माना जाता है, बिल्कुल सही है। तीसरा नंबर है, एकाकी संगति एक संख्या पूर्ण क्रीप अवधारणा है, ये भी सही है।
अगला है हिंदू अरबी संख्यान प्रणाली में सभी संख्याओं को एक परिमित अंकों के समूह में निरूपित करते हैं, ये भी सही बात है। लेकिन इसमें जो दूसरा नंबर ऑप्शन है, एक संख्या और एक संख्यांक के बीच कोई अंतर नहीं होता है। संख्या अलग होती है, संख्यांक अलग होता है, तो दोनों में अंतर होता है, लेकिन ये कह रहा अंतर नहीं होता, तो यही ऑप्शन आपका गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 58, प्राथमिक स्तर पर गुणन की अवधारणा का परिचय कराने का सबसे उपयुक्त कार्यनीति को पहचानिए। मतलब प्राथमिक स्तर बच्चों को गुणा सिखाना है, तो सबसे उपयुक्त तरीका क्या होगा? पहला, उन्हें गुणन चिन्ह से परिचित कराया जाए, उन्हें प्रतिदिन कम से कम 10 गुणा की समस्या को अभ्यास करने के लिए कहा जाए, बच्चों को पहाड़ा याद तो बिल्कुल नहीं करना है, बच्चों को पुनरावृत्ति योग के रूप में गुणन के दैनिक जीवन से संबंधित पर्याप्त उदाहरण दिए जाए। बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिए करा, योग की पुनरावृत्ति यही तो गुणा है, बार बार योग गुणा है, मैंने आपको बताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है उसे पहचानिए। गणित केवल एल्गोरिथम का अध्ययन नहीं है, गणित पैटर्न का अध्ययन है, सही बात है। गणित अनुमान लगाना एक गणितीय कौशल नहीं है, ये बात समझते हैं। यह कह रहा है कि गणित समस्याओं को हल करने में मदद करता है। अच्छा, इसमें कह रहा है कि कौन सही नहीं है, आप वो बताइए। देखिए, गणित केवल एल्गोरिथम का अध्ययन नहीं है, सही बात है, बहुत चीजों का अध्ययन है, तो ये बात तो सही कह रहा है वो। गणित पैटर्न अध्ययन है, ये भी सही कह रहा है। अनुमान लगाना एक गणितीय कौशल नहीं है, है भाई, अनुमान लगाना गणितीय कौशल है, तो यही आपका गलत है। बोला है ना, जो कथन सही नहीं है उसे पहचानिए, तो ये कथन सही नहीं है, अनुमान लगाना गणितीय कौशल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। क्या बोल रहा है, समझिए इसको। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा एक गैर पारंपरिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है? यह विद्यार्थियों को उच्च गणित के तैयार करना बिल्कुल नहीं, यह गणितीय वस्तुओं, आंकड़ों, दिक् स्थानों के रूप में पैटर्न का बोध कराना, हाँ ये हो सकता है। समस्या हल करना नियम सोम नहीं है, लास्ट वाला भी गलत है। सही उत्तर आपका बिल्कुल है ऑप्शन नंबर 2, वस्तु, आंकड़ा, दिक् स्थान और पैटर्न का बोध कराता है। क्लियर हुआ? तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी क्लास, जिसमें हम लोगों ने 2026 में जो पेपर कैंसिल हुआ था, मार्च में जो एग्जाम हुआ था, उसके पेपर 1 के मैथमेटिक्स को हमने देखा, शिक्षा शास्त्र, और हमने फैक्ट वाली चीजों को समझा। वीडियो अच्छी लगी, आपको हेल्प मिली तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब मेरे चैनल। धन्यवाद।